हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं, बिल के कितने टाइप्स के बिल होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती है। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी कैसे कहाँ अप्लाई होती है, स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ अप्लाई होती है। तो ये सारा कुछ जो है वो हम लोग इस बार क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो केवल इसलिए आया है, ये कोई क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं है, बट इट्स एक सिंपल थिंग कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आप कहीं अटको नहीं किसी भी क्वेश्चन में। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं पार्लियामेंट के, ये देखते हैं। सी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं दोनों हाउस के अंदर। आपको पता ही पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों हाउसेस में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो सेम होते हैं। लाइक every bill has to pass through the same stages in each house. A bill is a proposal for legislation and becomes an act of law when duly enacted. मतलब हर एक बिल को हर एक स्टेजेस से सेम हाउस के अंदर, मतलब हर सेम स्टेजेस से हर हाउस में गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिल्स कैसे, कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं पार्लियामेंट में। एक होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल वो होता है जो गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर्स जो बिल करते हैं ना वो रेस्पेक्टिवली कहते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर वो जो बिल पास करते हैं वो प्राइवेट बिल होते हैं। तो बोथ आर गवर्न बाय द सेम जनरल प्रोसीजर्स एंड पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन ईच हाउस। तो बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब बिल्स को देखें तो बिल्स 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, कंसर्न विद एनी मैटर बट नॉट ऑफ फाइनेंस। एक होता है मनी बिल जो टैक्सेशन होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। एक फाइनेंशियल बिल होता है, राइट, ऑल्सो डील्स विद फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स। ये मनी बिल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं स्लाइटली, मैं आगे बताती हूँ क्या। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। तो आपको पता चल गया कि 4 टाइप्स के बिल्स होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंशियल बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स वो बिल्स होता है जो हर मैटर ऑर्डिनरी बिल में आएगा, बट फाइनेंशियल वाले मैटर्स जो है वो ऑर्डिनरी बिल में नहीं आते। मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन जो होता है वो मनी बिल में आता है। फाइनेंशियल बिल सिमिलर होते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के थ्रू बट डिफरेंट होते हैं मनी बिल से। इनमें टैक्सेशन वाली चीज़ नहीं आती। जो टैक्सेशन वाला चीज़ होता है ना वो मनी बिल में आता है। टैक्सेशन को छोड़ करके बाकी जो चीज़ आती है फाइनेंस रिलेटेड वो फाइनेंशियल बिल्स में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं, जो अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस में, उनसे डील करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। देखो, जब कभी ऑर्डिनरी बिल पास होता है तो एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड्स अ प्लेस ऑन द स्टैट्यूट बुक। यानी कि लॉ बुक में आने से पहले उसको 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एक ऑर्डिनरी बिल को। ठीक है, तो पहला होता है फर्स्ट रीडिंग। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कैसे होता है। तो ध्यान से समझना इस एक एक चीज़ को। देखो, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। पहले आप ये समझ के चलो, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल चाहे तो वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा जो बिल है ऑर्डिनरी बिल वो किसी मिनिस्टर के थ्रू भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और अदर मेंबर के थ्रू भी, जो मिनिस्टर्स नहीं है उनके थ्रू भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट। तो सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय एनी अदर member who wants to introduce the bill has to ask for the leave of the house. No discussion on the bill takes place at this stage. Later the bill is published in Gazette of India. फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होता, केवल बताया जाता है कि ये बिल आ रहा है। जो मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं वो बिल जो है वो लीव करता है, हाउस को छोड़ता है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद डिस्कशन अभी नहीं होता और बिल को गजट में लाया जाता है। सेकेंड रीडिंग क्या होती है कि ड्यूरिंग द स्टेज द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल स्क्रूटनी एंड अज्यूम इट्स फाइनल शेप। इन फैक्ट मतलब इस स्टेज में 3 मोर स्टेजेस होती है। एक होती है जनरल डिस्कशन, राइट, कमिटी स्टेज, और एक होता है कंसिडरेशन स्टेज। तो स्टेजेस होते हैं। सेकंड में तो जनरल डिस्कशन होता है, फिर कमेटी बैठती है, फिर कंसिडर करती है। तो पहला थर्ड रीडिंग हम देखते हैं। अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि एट दिस स्टेज डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ बिल एज अ होल एंड नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। इफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल इज रिगार्डेड एज पास बाय द हाउस। थर्ड रीडिंग में बिल पास हो जाता है। जितना भी कुछ होना होता है ना वो सेकेंड रीडिंग के भी अंदर होता है। यानी कि जनरल डिस्कशन सेकेंड रीडिंग में होगा, कमेटी सेकेंड रीडिंग में बैठती है, कंसिडरेशन भी हम सेकेंड रीडिंग में करते हैं। जब थर्ड रीडिंग का नंबर आता है ना तो सारी डिबेट ये खत्म हो जाती है, जितनी भी डिबेट होनी होती है सेकेंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में केवल इतना होता है बिल एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ये बता दो, कोई अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होते। अगर जैसे ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, सिंपल मेजॉरिटी मतलब मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट और वोटिंग, आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। अगर मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट और वोटिंग ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो बिल पास हो जाता है, और अगर सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास नहीं हो पाता तो बिल फिर फेल है, बिल आगे जा नहीं पाता।
अब हम फोर्थ स्टेज में आते हैं, बिल्स इन द सेकेंड। मतलब ये तो था फर्स्ट स्टेज के अंदर, फर्स्ट हाउस में बिल पास होता है। जब सेकेंड हाउस में आता है तो हाउस इन द सेकेंड हाउस ऑल्सो द बिल पासिस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट रीडिंग हो गया, सेकेंड रीडिंग हो गया, थर्ड रीडिंग हो गया। सेकेंड हाउस passes the bill without any amendments, or the first house accepts the amendments suggested by the second house. The bill is deemed to have passed by both the houses and the same is sent to the president for his assent. मतलब ये है कि सपोज करो कि अगर सेकेंड हाउस में जब रीडिंग हो रही है, यानी कि कोई सा भी हाउस है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि पहला हाउस यहाँ पर लोकसभा हो गया, तो सेकेंड हाउस हमने राज्यसभा मान लिया, राइट। तो बिल अब एलिस से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में आया है, तो सेकेंड रीडिंग हो रही है। तो जब सेकेंड रीडिंग हो रही होती है ना, तो सेम प्रोसीजर्स से जाता है वो भी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अब क्या होता है, जब सेकेंड हाउस में बिल पास होता है, तीनों स्टेज से पास हो गया, अगर सेकेंड हाउस जो है, अगर वो बिल में कोई अमेंडमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो फर्स्ट हाउस उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है जो सेकेंड हाउस ने बनाया, और बिल पास हो जाता है। और अगर वो अमेंडमेंट नहीं मानता है फर्स्ट हाउस, जो सेकेंड हाउस ने बोले, और बिल पास नहीं होता, फिर उस कंडीशन में जॉइंट सेटिंग होती है, वो मैं आगे बताऊंगी। लास्ट स्टेप होता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो सिंगली हो चाहे वो जॉइंट सेटिंग में हो, फिर वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं बिल को एसेंट के लिए, या तो वो खुशी खुशी बिल पे साइन कर दे, वो लॉ बन जाए, एक्ट बन जाए, सेकेंड या वो रोक दे अपना एसेंट, तीसरा वो बिल को वापस भेज दे रिकन्सिडर करने के लिए। ये होता है पूरा एक बिल का प्रोसीजर। अभी भी इसमें काफ़ी कुछ है कि जैसे मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को उसको एसेंट देना ही पड़ता है, तो इसमें भी काफ़ी इफ़ एंड बट्स है। बट अब अभी हम सारे इफ़ एंड बट्स को अलग रखते हैं, और अभी हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि ये हमारी नॉर्मल जो होती है वो क्या होती है, जनरल रीडिंग होती है हाउस की, जो भी बिल पास होता है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब लोग हम आते हैं, ये ऑर्डिनरी बिल हो गया, उसके बाद आते हैं मनी बिल पे। तो आर्टिकल 110 जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डील करता है मनी बिल से, डेफिनेशंस होती है। तो मनी बिल में क्या डेफिनेशन होती है वो देखते हैं हम थोड़ा सा। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल कब, जब ओनली उसमें प्रोविजंस हो डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ये सारे मैटर्स होने चाहिए मनी बिल के लिए: इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर ये सारे मैटर्स आते हैं आर्टिकल 110 में, तो वो जो बिल होता है वो किससे डील करता है, मनी बिल से। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी into or withdrawal of the money from such fund, appropriation of money out from CFI, Consolidated Fund of India, declaration of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India, increasing the amount of such expenditure, the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India, the public account, or any such expenditure. The receipt of money on account of the Consolidated Fund of India, the public account of India, or the custody or issue of any such money. 7th होता है any matter incidental to any of the matters specified above, यानी कि ये जो है जितने भी सारे बिल हुए, ये सारे जो मैटर आता है कोई भी इसमें स्पेसिफाइड अबव, तो वो किस में जाता है, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील किससे करता है, वो आर्टिकल मनी बिल से डील करता है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, वो लाइन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, राइट। अब आता है, अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, तो स्पीकर का डिसीजन, यानी कि लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। उसका डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, तो यही सेम ही लाइन थी, राइट है, कि अगर स्पीकर ने कह दिया बिल मनी बिल है, तो वो उसका जो उसने जो वर्डिक्ट दे दिया ना, वो क्वेश्चन नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, हाउस के अंदर ना प्रेसिडेंट उस चीज़ को क्वेश्चन कर सकता है। सपोज करो मनी बिल ट्रांसमिट होता है राज्यसभा में, मनी बिल केवल लोकसभा इनिशिएट कर सकती है। दोनों के बीच में मैंने टेबल में डिफरेंस बताया, मैं आपको बताऊंगी, पर अभी अब थोड़ा सा ये समझ लो एक बार के लिए कि मनी बिल अगर राज्यसभा में जाता है रिकमेंडेशन के लिए, और फिर स्पीकर फिर प्रेसिडेंट के पास आता है एसेंट के लिए, तो स्पीकर इंडोर्स इट एज अ मनी बिल, राइट। पावर किसके पास है मनी बिल इंडोर्स करने का, स्पीकर के पास। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, वो भी किसके रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन में। एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल, ये गवर्नमेंट बिल है और कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर, मिनिस्टर ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई अदर मेंबर्स नहीं कर सकते, राइट। दो एक होते हैं, एक तो होते हैं एमपीज, ये जिसे हम एमएलएज कहते हैं, मेंबर्स,
ये होते हैं मेंबर्स। ज़रूरी नहीं है सारे मेंबर्स को मिनिस्टर की पोजीशन मिली, जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करते हैं उन मेंबर्स को वही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल। अगर मनी बिल जब पास होता है लोकसभा में तो वो किसके पास जाता है, राज्यसभा में जाता है फॉर कंसिडरेशन के लिए। राज्यसभा के पास कुछ लिमिटेड पावर्स होती है। कैसे? पहले तो राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को और अमेंड नहीं कर सकती, केवल रिकमेंडेशन दे सकती है। मतलब एक पेज होता है बिल, जैसे सपोज करो ये बिल है, मनी बिल है, राइट, तो इसके ऊपर राज्यसभा एक पेज लगती है, एक पेज पे अपने सारे रिकमेंडेशन लिख देती है कि हमारे ये रिकमेंडेशन है। अब वापस रिकमेंडेशन बनाने के बाद बिल आ जाता है लोकसभा में, 14 डेज़ के अंदर उसको आना होता है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए, केवल 14 डेज़ के लिए डिले कर सकती है। अगले 15वां दिन वो बिल पास माना जाएगा, वो भी ओरिजिनल शेप में जिसमें लोकसभा के अंदर वो बिल ओरिजिनेट हुआ था, विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। लोकसभा एक्सेप्ट कर सकती है रिकमेंडेशंस और रिजेक्ट कर सकती है, तो ये याद रखना लोकसभा के पास बहुत पावर होती है। अगर लोकसभा एक्सेप्ट करती है रिकमेंडेशन तो बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस के लिए, और नहीं करती तो भी बिल पास ही होगा। तो ये नहीं है कि अगर नहीं करा तो वापस राज्यसभा के पास जाएगा, नहीं, वो ऑर्डिनरी बिल के अंदर होता है, मनी बिल में नहीं होता। तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि और भी चीज़ें मैं आपको थोड़ा समझा सकूँ। अब हम आते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल पे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, तो एकदम रटे होने चाहिए ये एग्जैक्टली इसको आप समझेंगे और साथ में याद करना पड़ेगा। बिना याद किए यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप एग्जाम में सीधा फैक्चुअल आते तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए आपको इसको पूरा याद होना चाहिए कि मनी ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है। देखो, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो। मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं होगा। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो मिनिस्टर या फिर मेंबर। मनी बिल को केवल और केवल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। तीसरा, इट इज़ इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, बल्कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ऑर्डिनरी बिल में कि इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, राइट। ऑर्डिनरी बिल है, अमेंड हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है राज्यसभा से। मनी बिल में ना तो अमेंड हो सकता है ना रिजेक्ट हो सकता है राज्यसभा से। राज्यसभा को बिल रिटर्न करना होता है विद और विदाउट रिकमेंडेशन 14 दिन के अंदर। लोकसभा की मर्जी है, चाहे वो रिकमेंडेशन मानना चाहे, चाहे वो रिजेक्ट करे, फिर भी बिल पास माना जाएगा। ऑर्डिनरी बिल में ये होता है कि इट कैन बी डिटेन बाय राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए ऑर्डिनरी बिल को रिटेन कर सकती है राज्यसभा या कोई भी हाउस, जबकि मनी बिल को केवल राज्यसभा 14 से 14 दिन के लिए डिले कर सकती है। दैट्स इट। It does not require the certification of the speaker when transmitted to the Rajya Sabha if it was originated in the Lok Sabha। यानी कि ऑर्डिनरी बिल को स्पीकर के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि ऑर्डिनरी बिल है मनी बिल है, सीधे से पता होता है। राज्यसभा में जाने से पहले उसको सर्टिफाई नहीं करना पड़ता स्पीकर को, क्योंकि वो आगे पास हो रहा है। मनी बिल को राज्यसभा में भेजने से पहले स्पीकर को बोलना पड़ता है, सर्टिफाई करना पड़ता है कि मनी बिल है। आप इट इज़ सेंट फॉर प्रेजिडेंट्स एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। अगर डेडलॉक होता है, दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट होता है, तो जॉइंट सेटिंग बुला के प्रेसिडेंट उस डेडलॉक को रिजॉल्व करता है। जबकि मनी बिल में सेंट फॉर प्रेसिडेंट एसेंट ओनली फिर अप्रूव्ड बाय द लोकसभा, राज्यसभा की नहीं चलती। तो मनी बिल में कभी डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, कभी जॉइंट सेटिंग का काम आएगा ही नहीं मनी बिल में। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। तो जब आप किसी एक के पास पावर ही नहीं है, एक ही हाउस में सारी पावर है लोकसभा में, तो वो नेचुरल सी बात है ना, इसी के थ्रू पास होगा, इसी की चलेगी, तो फिर डिसएग्रीमेंट का सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर इसके डिफीट, ऑर्डिनरी बिल के डिफीट क्या होता है, इस डिफीट लोकसभा में लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अगर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है तो और वो हार जाता है, बिल पास नहीं होता, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। मनी बिल में इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सेम ही होता है, राइट। पर इसमें यह कि मिनिस्टर ही, तो इसमें ये थोड़ा अलग कंडीशन आ जाती है लोकसभा में कि अगर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है तो ही, अगर अदर मेंबर ने किया तो नहीं होगा। इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल को आया तो अप्रूव करेगा, राइट, या रिजेक्ट करेगा या रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेगा, राइट। मनी बिल में ना तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ना इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड, राइट, बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। मतलब ये कि जो मनी बिल है ना, मनी बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट भी कर सकता है और पास भी कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, बट रिकन्सिडर नहीं करेगा, वापस नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि मनी बिल किसकी रिकमेंडेशन पे इनिशिएट होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे होता है। जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे
मनी बिल आ रहा है तो प्रेसिडेंट कभी उस बिल को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा, तो याद रखना। जबकि ऑर्डिनरी बिल में तीनों चीज़ें हैं, रिजेक्ट, अप्रूव्ड और रिकन्सिडरेशन, राइट। जबकि मनी बिल में केवल दो चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट या तो रिजेक्ट करेगा या फिर पास करेगा, पर रिकन्सिडर नहीं करेगा मनी बिल के लिए, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टेबल बनाई थी। अब हम आते हैं फिनेंशियल बिल्स पे। देखो, फिनेंशियल बिल्स आर दोज बिल दैट डील विद द फिस्कल मैटर्स, दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन नहीं, टैक्सेशन मनी बिल में जा चुका है। अब किसकी बात हो रही है? टैक्स के अलावा रेवेन्यू की और एक्सपेंडिचर की। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन में फिनेंशियल बिल की भी कुछ टर्म्स हैं। फिनेंशियल बिल 3 काइंड्स के हो गए, हमने पढ़ा मनी बिल आर्टिकल 110 यानी कि आर्टिकल 1110 में टैक्सेशन है पूरा। फिनेंशियल बिल्स आर्टिकल 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3। क्लासिफिकेशन इम्प्लाइज दैट मनी बिल्स आर सिंपली अ सीरीज ऑफ फिनेंशियल बिल्स। हैंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल मनी बिल्स फिनेंशियल बिल्स होते हैं, बट ऑल फिनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम आते हैं जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें इतनी बातें चल रही है भाई, जब डेडलॉक हो रहा है तो जॉइंट सेटिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक जॉइंट सेटिंग का भी प्रावधान है। कैसे है उसको हम थोड़ा समझते हैं कि जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है, राइट। इंडिया हैज़ अ बाइकैमरल पार्लियामेंट। टू पास एनी बिल बोथ द हाउसेस, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, मस्ट कॉन्कर। तो बिल दोनों हाउस में पास होना ज़रूरी होता है उस प्रेसिडेंट के एसेंट देने से पहले। तो फाउंडिंग फादर्स को ये चीज़ पता थी कि अगर एसेंट चाहिए प्रेसिडेंट तक पहुंचना है तो उसको दोनों हाउसेस में सेपरेटली पास होना पड़ेगा। मान लो अब दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जॉइंट सेटिंग का प्रावधान है। और जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क, कि जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट। कौन समन करता है जॉइंट सेटिंग को? प्रेसिडेंट करता है। स्पीकर प्रिसाइड्स करता है जॉइंट सेटिंग को। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स, और उसके एब्सेंस में सिटिंग इज प्रेसाइडेड बाय डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा क्योंकि वो एक्स ऑफिशियल मेंबर है राज्यसभा का, तो सीधी सी बात है चेयरमैन नहीं करता। केवल कौन कर सकता है? लोकसभा का स्पीकर। वो नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर, बस। और वो भी नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, बस। अगर कोई भी मेंशन पीपल ही नहीं है जॉइंट सिटिंग करने के लिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी कैन प्रिसाइड ओवर द सिटिंग बाय कॉन्सेंसस ऑफ बोथ द हाउसेस। कोरम क्या जनरेट होना चाहिए? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो जिसमें ज़्यादा होते हैं वो जीत जाता है, सीधी सी बात है। लोकसभा कहीं जीतेगा कि ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उसमें। जॉइंट सिटिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, स्टेट की तरफ से याद रख लेना। आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो आर्टिकल होते हैं ना, 1110 मनी बिल से डील करता है, 108 जो है ये क्या है? आर्टिकल 108 जॉइंट सेटिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो याद रखने पड़ेंगे, राइट। अकॉर्डिंगली अ जॉइंट सेशन कैन बी समन व्हेन इफ आफ्टर अ बिल इज पास बाय वन हाउस और ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, राइट। अकॉर्डिंगली जॉइंट सेशन कब जनरेट हो सकता है? अगर बिल एक हाउस से पास हो जाना ज़रूरी है। अगर एक हाउस से पास होगा तभी तो दूसरे में जाएगा, तभी जनरेट होगा। क्या या तो दूसरा हाउस बिल को ही रिजेक्ट कर दे, दूसरा हाउस माने ही नहीं एग्रीमेंट्स पे, अमेंडमेंट्स पे मेड टू द बिल, या फिर 6 मंथ ऑलरेडी बीत चुके हैं, बिल रिसीव्ड हुए दूसरे हाउस से और अभी तक पास नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट डायरेक्ट जॉइंट सेटिंग बुला लेता है। बिल चाहे एलैप्स भी हो जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकसभा रेजोल्यूशन, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। मतलब प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग अनलेस द बिल हैड elapsed बिकॉज ऑफ द लोकसभा रेजोल्यूशन, राइट। तो अब हम आगे आते हैं, जैसे लोकसभा के डिसॉल्व हो गए तब तो जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। जॉइंट सिटिंग तभी पॉसिबल है जब लोकसभा है। तो इस बात को समझो कि जब 6 महीने बीत चुके हैं, बिल को रिसीव्ड हुए, दूसरे हाउस ने पास ही नहीं किया, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली फिर जॉइंट सिटिंग बुला लेता है। मतलब उसको ये है कि अनलेस उसको बुलाना तो है। बिल अगर एलाप्स हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ लोकसभा रेजोल्यूशन तो एक अलग बात है, पर वैसे वो बुला लेते हैं। हाउ इज़ द पीरियड ऑफ द अबव मेंशन 6 मंथ कैलकुलेटेड? सी दोज डेज आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट जब हाउस प्रोरॉग्ड होता है और एडजर्न होता है फॉर ओवर 4 कंजिक्यूटिव डेज। अगर 4 दिन तक लगातार हाउस प्रोलॉग्ड है या फिर अर्जेंट है तो वो डेज हम काउंट नहीं करते 6 मंथ्स के अंदर, राइट। अब आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118 यानी कि 118 आर्टिकल के अंदर, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ जॉइंट सिटिंग आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द लोकसभा स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इफ इन अ जॉइंट सिटिंग एनी न्यू अमेंडमेंट कैन नॉट बी प्रपोज्ड इन अ बिल excepting those which have been passed by one house and refused by the other।
कोई नए अमेंडमेंट नहीं डाले जाते जॉइंट सिटिंग में, केवल वही डिस्कशन होता है जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं या पास हो चुके हैं। अमेंडमेंट जो रिलेवेंट होते हैं डिस्कशन मैटर में वो उन्हीं को ही प्रपोज करते हैं। विद रिगार्ड टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाइनल होता है। तो बिल इन अ जॉइंट सिटिंग इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्यों, क्योंकि हाउस को प्रिसाइड कौन कर रहा है, जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन कर रहा है, लोकसभा का स्पीकर। प्रिसाइडिंग का जो ऑफिसर होता है वो उसका डिसीजन फाइनल होता है, और बिल जो है जॉइंट सिटिंग में किस मेजॉरिटी से पास होता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, ये याद रखना। अब देखो राइट, so according to article 87 of the constitution there are two instances when the country's president specifically addresses a joint sitting of both the houses, right। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं यहाँ हमने पढ़ा इस पूरे स्लाइड्स से लेकर के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बिल्स कितने तरह के होते हैं। मनी बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बिल में कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर वो सेकंड हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के ऐसे के बाद आता है। मनी बिल हमने पढ़ा आर्टिकल 110 डील करता है मनी बिल से। उसके बाद अदर देन डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बिल मनी बिल में, फिर उसके बाद में हमने पूरा डिफरेंस पढ़ा फाइनेंशियल बिल अदर देन मनी बिल 110 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। बाद में हमने जॉइंट सिटिंग पढ़ा कि आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं डिवाइसेस क्या है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, जिसको आप पूछते हैं कि क्वेश्चन आर क्या होता है, ज़ीरो आर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डिवाइसेस क्या होते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में। देखो क्वेश्चन आर होता है हमेशा फर्स्ट आर जो होता है, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है 11 to 12। तो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग का जो स्लॉट होता है ना वो क्वेश्चन आवर होता है। इस टाइम में क्वेश्चन मेंबर जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से और यूजुअली वो आंसर देते हैं। अब यहाँ पर भी 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट और एक शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसमें एस्ट्रिक मार्क होता है ऐसे, और इसमें ओरल आंसर चाहिए होता है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैन फॉलो। अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटर्न आंसर देना होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। शॉर्ट नोटिस होता है किसी को शॉर्ट नोटिस देना है, 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में ये आंसर ओरली आंसर किया जाना चाहिए, तो ये होता है शॉर्ट नोटिस। तीनों चीज़ समझ है कि स्टार्ट क्वेश्चन, कल बहुत डाउट थी कि स्टार्ट क्वेश्चन कैसे होता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन जिस पे एस्ट्रिक लगा हो और उसको ओरली आंसर देना होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनस्टार्ट में मतलब एस्ट्रिक नहीं होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि हमें रिटर्न आंसर चाहिए। शॉर्ट नोटिस मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं हम 0 आर पे, कि अब क्वेश्चन आर के बाद में 11 से 12 से 1 होता है 0 आर का टाइम, जो रिप्रेजेंट करता है पीपल को। इसको थोड़ा समझो कि 0 आर किस काम से होता है। जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, और कब तक चलता है, लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, जब तक पूरा डे नहीं चलता तब तक। मोशंस की बात करते हैं, नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये सारे मोशंस पास होते हैं। अगर कोई अर्जेंट पब्लिक जनरल इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस करना है मैटर में, तो उससे पहले मोशन पास करवाना पड़ता है, और मोशन पास करवाने से पहले साइन करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर। तो सब्सटैंटिव मोशन होता है कि इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट और रिमूवल ऑफ CEC, यानी कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होता है या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो उसके लिए हम सब्सटेंटिव मोशन लाते हैं। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है कि इट इज़ अ मोशन दैट इज़ मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल मोशन की जगह हमने सब्स्टिट्यूट लगा दिया। अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो ओरिजिनल हाउस अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो ओरिजिनल को सुपरसीड कर सकता है। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है इट itself has no meaning and cannot state the decision of the house without reference to the original motion proceeding of the house. Closure motion होता है, it is a motion moved by a member to cut short the debate. क्लोज कर रहे हैं ना, तो कट शॉर्ट करने का काम है डिबेट को, मैटर को बिफोर द हाउस। अगर मोशन अप्रूव्ड हो जाता है तो डिबेट वहीं रुक जाती है और मैटर पुट टू वोट हो जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नाम से थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि सब्सटैंटिव मोशन क्या हो गया। तो इसमें भाई किसी बड़े का इम्पीचमेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा है CEC, तो इस कंडीशन में सब्सटैंटिव मोशन आता है। सब्सिडियरी मोशन हो गया और सब्सिड्यूट मोशन हो गया। क्लोजर मोशन आपको मैंने बता दिया, नो कॉन्फिडेंस पर आते हैं। आर्टिकल 75 इंपॉर्टेंट है, डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी शैल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अदर वर्ड्स मतलब लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग एन NCM, नो कॉन्फिडेंस। इस मोशन को कितने लोगों का सपोर्ट है, 50 मेंबर। प्रिविलेज मोशन होता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जब कोई मिनिस्टर ब्रीच कर लेता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, तो इट इज़ मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट अ मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस by one or more members by withholding facts, और या फिर किसी ने
गलत या फिर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दे दिए, ब्रीच हो गया किसी का हाउस का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो उस कंडीशन में प्रिविलेज मोशन आता है। मोशन ऑफ थैंक्स होता है, फर्स्ट सेशन होता है हर जनरल इलेक्शन के बाद, और फर्स्ट सेशन होता है एवरी फाइनेंशियल ईयर के बाद, और इसको प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और इसमें सारी पॉलिसीज़ वगैरह होती है, और इसको पास होना ज़रूरी होता है। मोशन को पास होना हाउस में ज़रूरी होता है, नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट गिर जाती है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होती है कि पार्लियामेंट में मेंबर को इंट्रोड्यूस करना है कि टू कॉल अटेंशन ऑफ अ मैटर, मिनिस्टर को मेंबर इंट्रोड्यूस करता है मिनिस्टर को कि इस मैटर पे आप डिस्कस करें। इट्स लाइक कॉलिंग अटेंशन, आपको हमें इसमें आंसर करना पड़ेगा। नो डे येट नेम्ड मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है गवर्नमेंट को सेंसर करने का, मतलब अगर ये पास हो जाता है ना, चाहे वो इंडिविजुअल मिनिस्टर हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो पास हो गया राइट, तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है ना, लाइक मतलब क्या होता है देखो समझो, सेंसर मोशन में पता नहीं ये होता है कि इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। इट कैन बी मूव्ड एक तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी मूव कर सकते हैं, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो अलग हो गया, सेंसर अलग होता है। इट इज़ मूव्ड फॉर द censoring the council of ministers for specific policies or actions. If it is passed in the Lok Sabha, the council of ministers need not resign from the office. सेंसर मोशन में अगर पास होता तो रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि एनसीएम में रिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में, क्योंकि इसमें पूरा सब कुछ साफ है ना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया ना, तो वो किसी भी मिनिस्ट्री को पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको गिरा देता है। दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सेंसर मोशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर पास भी होता तो मिनिस्टर्स को रिज़ाइन नहीं करना पड़ता। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है राइट। और ये सारे थे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स पार्लियामेंट के, जो आपको मैंने बताए थे। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लिसिट चीज़ों के बारे में। कुछ मेजॉरिटीज़ का क्लासिफिकेशन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। तो पहले तो ये देखो कि आई होप आपको ये समझ आया हो डिवाइसेस क्या क्या होती पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की। तो अब आप इसको रटना मत कि 0 आवर में क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, सबसे पहले क्वेश्चन आवर से शुरू होता है, टाइम मिलता है तो 0 आवर चलता है पूरा लास्ट डे। मोशन पास होता है जब हमें ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस करना है, मोशन पास होगा। और मोशन पास करने से पहले हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो स्पीकर है उसका सिग्नेचर हमें लेना पड़ेगा। मतलब लाइक किसी भी हाउस में अगर पास हो रहा है तो, पर ये कुछ चीज़ें जैसे एनसीएम जो है राज्यसभा नहीं करा सकती, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोकसभा की, इसलिए। तो 3 तरह के मोशन मैंने आपको बता दी, सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्सिडरी मोशन, फिर क्लोजर मोशन होता है एक राइट। क्लोज करना है हमें पूरा, मतलब अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। क्लोज मोशन लगा, डिबेट कट हुई, सारे जो डिस्कस जो हुआ आगे डिस्कशन नहीं भी होगा तो वोट पे चले जाते हैं। एनसीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट मोशन है, क्योंकि इससे पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। अगर एक के खिलाफ भी पास हो गया ना, चाहे वो कलेक्टिवली पास हो चाहे वो इंडिविजुअली पास हो, सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी पास हो गया तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिर जाती है। तो ये हो गया नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद में मोशन ऑफ थैंक्स हो गया, कॉलिंग अटेंशन हो गया, नो डे येट नेम्ड मोशन। सेंसर मोशन में हम लोग पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसकी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पर ये अगेंस्ट इंडिविजुअल भी पास हो सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर ये पास भी हो जाते हैं सेंसर मोशन, मान लो लोकसभा में पास हो गया, इसको मेजॉरिटी मिल गई, पास हो गया, तो मिनिस्टर्स नहीं जाते, रिज़ाइन नहीं करते, वो केवल एनसीएम में होता है। अब हम इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा मेजॉरिटी को लेकर के। देखो देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट क्लासिफिकेशन ऑफ मेजॉरिटीज़, बट आप कुछ आइडिया ले लो कि कुछ मेजॉरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, होती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो हम स्पेशल मेजॉरिटी को हम लोग 4 तरह में बांटा गया है। तो पहले तो सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी समझो आप। इट रेफर्स टू मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसमें जब मैं बात करती हूँ कि 50% ऑफ TSH मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ जितनी है उसमें मैंने वैकेंसीज नहीं हटाई, एब्सेंस जो है वो नहीं हटाया, किसने प्रेजेंट हैं, कितने वोट किए, ये सब भी मैं नहीं हटा रही, कुछ नहीं हटता, केवल सारे पूरे हाउस का 50% एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होता है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर लोकसभा में 545 मेंबर, अभी तो क्या 543 है, बट एग्जांपल लेते हैं टू बी वेरी क्लियर कि 545 मेंबर्स है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितना होगा, 50% ऑफ 545 प्लस 1 दैट इज़ 273। स्पीकर को भी गिनते हैं ना, इसलिए। तो जहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज़ होती है वो बेसिकली क्या काम होता है, नॉर्मल बिजनेस होता है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नॉट जनरल, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट मेजॉरिटी यूज़ होती है ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड द स्टेट्स में। जब गवर्नमेंट बन रही है, कुछ सेंटर या स्टेट अलग फॉर्म कर रही है, तब उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि दिस इम्प्लाइज आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ में से हम लोग वैकेंसीज को काट रहे हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ऑल द देन मेंबर्स
दैट रेफर्स टू द इफेक्टिव मेजोरिटी। राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स में से 45 वैकेंसीज है। तो मैंने क्या बोला, इफेक्टिव मेजोरिटी में हम किसको हटा रहे हैं, ऑल द देन मेंबर्स, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज है उनको हटा दो। 245 में से कितनी 45 क्या है वैकेंसीज, तो कितने बचे 200। अब स्ट्रेंथ जो निकलेगी एक्चुअल वो 200 में से निकलेगी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हुआ 50%। वही जो हम कहते हैं हाफ इंटू TSH, वो उसमें हाफ इंटू ऑल द देन मेंबर्स, यानी कि सब वैकेंसीज को उठा करके 50% ऑफ 200 निकालो, राइट, +1 दैट इज 101। केसेस जहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी यूज़ होती है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के आपकी बुक में ना पुराने एडिशंस में तो गलत था, अब नए एडिशंस का मुझे आइडिया नहीं है, पुराने एडिशंस में ये चीज़ गलत दे रखी है कि स्पीकर जो है ना लोकसभा का, राइट, और डिप्यूटी स्पीकर जो है लोकसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको रिमूव इससे किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है ना RS में राज्यसभा में, वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है। तो ये याद रख लो कि राज्यसभा में क्या है चेयरमैन, उसका रिमूवल हम करते हैं, राइट, हाँ उसको तो रिमूवल करेंगे, तो उसका रिमूवल किस मेजोरिटी से होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से, राइट। और जितने भी ये स्पीकर होते हैं लोकसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के डिप्यूटी स्पीकर, इनको भी हम किससे रिमूव करते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में सिनारियो ये है कि दिस रेफर्स टू द मेजोरिटी 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट भी और वोटिंग भी किया हो। दिस इज ऑन द फंक्शनल मेजोरिटी, वर्किंग मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्म ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट बिजनेस, राइट। तो टू अंडरस्टैंड सिंपल मेजोरिटी लेट्स कंसिडर ए सिचुएशन है लोकसभा में, क्या बोला मैंने, सब में हाफ होता है भाई, ये याद रखना कि 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 50% ऑफ TSH हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 50% ऑफ ऑल देन मेंबर्स इफेक्टिव मेजोरिटी, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग, जैसे 545 मेंबर्स, राइट, तो 45 एब्सेंट थे और 100 मेंबर्स ने वोट ही नहीं किया, तो कितने बच्चे, पहले तो ये देखो टोटल 400 हो गए, क्योंकि 540 में 45 एब्सेंट तो उसको तो हटा दो, तो 500 बचे, उसमें से 1000, उसमें से 100 लोगों ने वोट नहीं किया, 400। अब इन 400 में से मेंबर्स वोट प्रेजेंट थे और इन चारों ने वोटिंग करी है, तो इसका 50% निकालना है हमें, राइट। तो 200 + 1 एक स्पीकर काउंट करते हैं, दैट इज 201 होगा इसकी सिंपल इसकी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, राइट। ऑर्डनरी मेजोरिटी मतलब ऑर्डनरी बिल्स जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, और फिर पार्लियामेंट में जाने से पहले उसको ऐसे मिलती कब है जब दोनों हाउस सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं ऑर्डनरी बिल। तो ये हो गया सिंपल मेजोरिटी का मतलब 1/2 यानी कि 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट भी हो और वोट भी किया हो, ऐसे नहीं हो कि प्रेजेंट ही हो वोटिंग नहीं किया, वोट किया प्रेजेंट नहीं, किस तरह से। केसेस जहाँ पर सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है टू पास ऑर्डनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, सब पे सिंपल मेजोरिटी लगती है। NCM यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी। अजॉर्नमेंट मोशन हो गया, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सब में सिंपल मेजोरिटी। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है लोकसभा में। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी तो सिंपल मेजोरिटी। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल यानी कि 356 तो सिंपल मेजोरिटी। इलेक्शन हो गया स्पीकर का, डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, तो इन सब के इलेक्शन किस मेजोरिटी से होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर 3 आर्टिकल 368 विच नीड्स टू बी रैटिफाइड बाय स्टेट्स रिक्वायर ओनली सिंपल मेजोरिटी। मतलब एक होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है आर्टिकल 368 जिसमें स्टेट का रेटिफिकेशन ज़रूरी होता है, बाकी सेंटर से पास होने के बाद हमें कुछ स्टेट का रेटिफिकेशन लेना पड़ता है, तो उसमें भी हमें सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है। तो नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी के स्पेशल मेजोरिटी के 4 केसेस हैं, तो वो 4 केसेस हम समझाते हैं आपको। ऑल टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज अदर देन एब्सोल्यूट हो गया, इफेक्टिव हो गया, सिंपल मेजोरिटीज नॉन एज द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी 4 टाइप्स की होती है, मतलब पहला स्पेशल मेजोरिटीज पर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटीज पर आर्टिकल 368 और स्पेशल मेजोरिटीज पर आर्टिकल 368 + 50% स्टेट रैटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। फोर्थ होता है स्पेशल मेजोरिटीज आर्टिकल 61। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 की बात करते हैं, मतलब स्पेशल मेजोरिटी में आर्टिकल डील करता है 249 में कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हो प्लस वोटिंग में, यानी कि 245 मेंबर्स राज्यसभा में, इसमें से 1/3 150 मेंबर्स प्रेजेंट और वोट किया, तो स्पेशल मेजोरिटी कितनी होगी, 2/3 × 150 लगा लेना, राइट, यानी कि 100 + 1 101। केसेस जहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी यूज़ होती है यानी कि 2/3 से शुरू होते हैं, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग टू पास द राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि राज्यसभा के पास मैंने बताया था पावर होती है स्टेट लिस्ट में से किसी भी लिस्ट पे ले जा करके पार्लियामेंट को बोलती है लॉ बनाने के लिए, तो राज्यसभा किस मेजोरिटी से पास करवाती है, फिर इसी से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो बिल। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग, वो साइन करते हैं तो ही राज्यसभा के पास पावर है कि वो अपना पार्लियामेंट
कि मतलब राज्यसभा की पावर है, पार्लियामेंट ने दे रखा है कि वो जो चाहे अपना जो भी लॉ है ना स्टेट में वो बना सकते हो उससे रिलेटेड लिस्ट। तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। सेकेंड है स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368। इसमें होता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग राइट बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जुड़ती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को पास करने में काम है। जैसे अभी आपने देखा होगा CA आया तो कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो वो बिल पास हुआ ही इससे था, स्पेशल मेजोरिटी। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स आते हैं ना वो सब किससे पास होते हैं, इससे पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, यानी कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस राइट। तो ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी 2/3 वाला हम लोग बात करते हैं। जहाँ पर केस देखते हैं जहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी यूज़ होता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दैट डज नॉट इफेक्ट फेडरलिज्म। जो जजेस और रिमूवल के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको हम स्पेशल मेजोरिटी से रिमूव करते हैं। CEC कैग को अप्रूव ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटीज पर आर्टिकल 368 इन बोथ द हाउस। रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। ये जितने भी मतलब से रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं ना, अगर राज्यसभा करवा रहा है मतलब रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए उनको बनाना है, अबॉलिश करना है राज्यसभा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। यानी कि प्रोक्लेम मतलब अप्रूव जो करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, बंद करने के लिए सिंपल मेजोरिटी। लास्ट है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 बाय स्टेट रेटिफिकेशन, यानी कि दिस टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ट्राइज टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। स्पेशल मेजोरिटी में होता है आर्टिकल 368 में स्टेट का रेटिफिकेशन ज़रूरी होता है, यानी कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग तो है। उसके बाद में 50% से भी ज़्यादा स्टेट का आपको कंसिडरेशन चाहिए था, रेटिफिकेशन चाहिए था, सिंपल मेजोरिटी। गुड एग्जांपल था इसका NJAC, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट। क्यों? एटलीस्ट 15 लेजिस्लेचर्स को सपोर्ट चाहिए था 29 स्टेट्स में से। तो केसेस जहाँ पर ये मेजोरिटी यूज़ की है टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच इफेक्ट फेडरलिज्म लाइक पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट जज। स्पेशल मेजोरिटी इज पर आर्टिकल 61। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है आज पर 361 राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज़ 164। और केसेस जो है जो यूज़ करते हैं इस आर्टिकल को हम इम्पीचमेंट के लिए यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए। इम्पीचमेंट जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है प्रेसिडेंट का। तो ये याद रखना है आपको कि स्पेशल मेजोरिटी कितने तरह की होती है। स्पेशल मेजोरिटी भी 4 तरह की होती है जो मैंने आपको बताया था। पहली तो हो गई आर्टिकल 249 के थ्रू, एक होती है 368 के थ्रू राइट। एक जो होती है वो होती है 368 के थ्रू होती है। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। और एक होती है स्पेशल मेजोरिटीज पर आर्टिकल 61, यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी को हम लोग किस में ले रहे हैं, 50% स्टेट की रेटिफिकेशन में ले रहे हैं, वो सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। एक स्टेट में और ये 2/3 जो मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग है प्लस उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा जो था ये आपका था मेजोरिटीज़ को लेकर के और बिल्स को लेकर के। तो प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुटअप करना, बाकी और वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।